लगातार मौसम में जो बदलाव हो रहा है, अभी तक ये पूरा खतरा और ये पूरी तबाही जो थी वो श्रीलंका तक थी, लेकिन अब भारत की तरफ बढ़ रही है। किन किन राज्यों को अलर्ट रहने की जरूरत है? वो तो आपने बता ही दिया कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो साइक्लोन है ये क्यों बनता है? हाँ, जब समुद्र के पानी का टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तब साइक्लोन बनता है। तो ये 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहाँ से बन रहा है? ये अंडमान के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा ने एक सबमरीन वोल्केनो डिटेक्ट किया है जो फटने की तैयारी कर रहा है। उसके मुंह से 3 जगह क्रैक से गैस निकल रही है। मैं नीति आयोग से इमीडिएटली कहूंगा कि वो उसके ऊपर एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उसकी गर्मी की बिजली बनाए और BHEL जो है अंडर सी केबल डाल के नरेंद्र मोदी जी का जो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको बिजली दें। नहीं तो इस साइक्लोन के बाद आप तैयारी कर लीजिए, एक सुनामी भी आ सकती है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा जो है उन्होंने अंडमान के अंदर जो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके नॉर्थ में 250 किलोमीटर पे एक सबमरीन वोल्केनो जिसके ऊपर 500 मीटर का पानी का कॉलम है वो किसी वक्त फट सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा जो CSIR की ब्रांच है उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज में भी दिया है। तो मैं नीति आयोग से ये प्रार्थना करूंगा कि इमीडिएटली उस ग्रेट वो जो सबमरीन वोल्केनो है नॉर्थ में इसके ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उसके ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए जो कैपेबल एजेंसीज हैं जैसे NTPC है, ONGC एनर्जी सेंटर है, इनको चाहिए कि मैनविट जो आइसलैंड की है जिन्होंने एक्टिव वोल्केनो पे ऑलरेडी काम किया है उनकी मदद लेके उस पर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाएं, गर्मी की बिजली बनाएं। उस गर्मी की बिजली बनने से बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में साइक्लोन जेनेसिस बंद हो जाएगा। ये जो आपको रोज रोज कभी सैन्याल कभी दितवा ये साइक्लोन आ रहे हैं, इन साइक्लोनों की जो गर्मी की फंडिंग हो रही है वो अंडमान के सबडक्शन जोन की गर्मी से हो रही है। उस जियोथर्मल एनर्जी की बिजली बनाओ। ऋग्वेद का दूसरा मंत्र यही कहता है कि है धरतीवासियों, प्राचीन ऋषियों ने जियोथर्मल एनर्जी का प्रॉपर मैनेजमेंट करके डिजास्टर से डेवलपमेंट किया। यही एनर्जी हमारा फायदा कर सकती है, हमें बिजली दे सकती है और यही एनर्जी हमारे को डिजास्टर देती है। तो मैनेजमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी बाय इंस्टॉलिंग जियोथर्मल पावर प्लांट ऑन क्रेटर सी माउंट lying in the north of Great Nicobar Development Project, either by ONGC Energy Center or NTPC or this manwit of Iceland, will relieve India and Sri Lanka from future cyclones as well as the risk of tsunami if the submarine volcano erupts anytime. नहीं, लेकिन अब सरकारें तो इसको लेकर कहती है कि हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार प्रोफेसर विभूति राय जी भी बने हुए हैं। विभूति राय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये लगातार कभी सैन्यार है, कभी दितवा है, अभी तक हम देख रहे थे कि ये श्रीलंका तक सीमित है, श्रीलंका, और हालांकि उम्मीद पहले से ही थी कि जो तटीय इलाके हैं, जो तटीय राज्य है, वहां तक तो ये आएगा ही आएगा। आने वाले समय में कितना भयावह रूप ये भारत के अंदर ले सकता है, क्या सोच रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जितने भी साइक्लोन है ये एक नेचुरल प्रक्रिया के तहत बनते हैं और ये चांस है कि अभी एक साइक्लोन खत्म नहीं हुआ था, दूसरा शुरू हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इशू है, क्योंकि जितने भी साइक्लोन इस समय आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, अभी हमने देखा वियतनाम के पास भी इस तरह स्थिति हुई और करीब करीब 30% वियतनाम में बाढ़ आ गई। तो ये स्थिति अभी श्रीलंका में आई है कल, जैसा आपने बताया, और यह स्थिति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आ सकती है और हो सकता है उड़ीसा तक चली जाए। जो इसका मूल रूप से पाथ है, इसके आई का पाथ है, वो ट्रैक करा जा रहा है और इसको सैटेलाइट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। भारत में इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी वजह से यहाँ पर कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं लगता, क्योंकि लाखों लोगों को कुछ घंटों में सेफ जगह पे ले जाने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। जो सेफ हाउसेज हैं और उनके लिए टेंट्स आदि का इंतजाम सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो लगभग 3-4 घंटे बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि इसकी जो आई है, जो केंद्र बिंदु है, वो किस तरफ मूव कर रहा है। कुछ अंदाजा होता है, जो मीटरोलॉजिस्ट हैं वो लगा लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये इसका कितना प्रभाव पड़ेगा
या अगर कोस्ट के पास इसकी आई आ जाएगी तो उसका प्रभाव बहुत भयंकर होगा, और अगर ये सी की तरफ मूव करता है तो इसका प्रभाव कम होगा। और ये अभी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। और जितने भी कोस्टल इलाके हैं, और यही नहीं, हमने श्रीलंका के लिए भी राहत सामग्री भेजी है। तो श्रीलंका में बड़ी तबाही हुई है, और एक छोटा देश है, हमारे भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं श्रीलंका से। तो ये आने वाले समय में हमें लगता है कि जो मेरा अपना अनुमान है कि ये कोस्ट के बहुत पास नहीं आएगा, और ये धीरे धीरे समुद्र की तरफ मर्ज कर जाएगा। जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्योंकि सूर्य प्रकाश कपूर जी ने बताया कि चक्रवात बनने का सबसे बड़ा कारण होता है जब समुद्री सतह पर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, 26.5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा, तो फिर वो चक्रवात बनता है, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है जहाँ पर उसका केंद्र होता है। क्या आप इसकी लगातार वजह मानते हैं? लगातार हम देखते हैं कि भौगोलिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। अगर हम डेमोग्राफिक तरीके से इसको समझना चाहें या भौगोलिक तरीके से इसको समझना चाहें तो देखिए, ऐसा है कि समुद्र का टेम्परेचर कई कारणों से होता है। समुद्र का जो भी टेम्परेचर है वो खाली यही नहीं कि सरफेस के ऊपर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उसकी वजह से हो। सब सरफेस में, जैसे कि सूर्य प्रकाश साहब ने बताया कि अंडर ऑन द जो समुद्र के बीच में जो पानी के नीचे सतह है, वहां पर वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं और लगातार होते रहते हैं। उसको हम लोग मिड ओशनिक रिज कहते हैं। भारत के एकदम पास में तो नहीं, लेकिन अंडमान के पास में इस प्रकार की स्थिति है जहां पे कि वोल्केनिक इरप्शन, बल्कि एक बैरन आइलैंड करके एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइव वोल्केनो है जो कि भारत के बे ऑफ बंगाल में है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है। पर मेरा अपना अनुमान है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से सब इस एरिया में ज्यादा तूफान आ रहे हैं। देखिए, जो हमारा वेस्ट कोस्ट है वहां पे बिल्कुल ना के बराबर तूफान आते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि वहां पे भी साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समुद्र के, क्योंकि लगभग 3/4 जो लैंड है, 3/4 सरफेस है पृथ्वी के ऊपर की, वो समुद्र से घिरी हुई है। तो समुद्र के द्वारा जो सूर्य का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो मेरा अनुमान है कि ये जो समुद्र का जो पानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक साइक्लिक सिस्टम में कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा है, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में तूफान आ रहे हैं और हर वर्ष 2, 3, 4 तूफान आ ही जाते हैं। यही तो कारण हम समझना चाहते हैं सूर्य प्रकाश जी, यही कारण तो हम समझना चाहते हैं कि जहां पर 4 से 5 साल पहले तक बहुत कम, अगर हम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहें तो साइक्लोन या चक्रवाती तूफान बना करते थे, लेकिन अब वो तेजी के साथ उन एरियाज में बन रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या केवल ग्लोबल वार्मिंग या वॉल्केनोज है, या फिर कोई और वजह भी आप समझ रहे हैं? सूर्य प्रकाश जी बोलिए। हाँ, देखिए, जो आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, मैं उसके आता हूँ। इंडोनेशिया के बगल में एक इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल है जो पूरे विश्व के साइक्लोन्स को जनरेट करता है। वो जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल है उसका जो एरिया है वो बढ़ गया है, और वो बढ़ते बढ़ते अंडमान सी तक पहुंच गया है। इसलिए बे ऑफ बंगाल के अंदर जहां साल में एक साइक्लोन पैदा होता था, अब 3-3, 4-4 पैदा हो रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका को तो राहत दे दी। जितने पैसे इन्होंने राहत पे खर्चे हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी को सलाह दूंगा कि इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल में, जो वार्म वाटर पूल है उसमें सारा साल टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, उसमें ओटेक प्लांट लगाए जाएं, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट, ओटेक प्लांट लगाए जाएं, ओशन थर्मल एनर्जी डिसैलिनेशन प्लांट। तो उससे क्या होगा कि उस गर्मी की बिजली बनेगी, उस गर्मी से साफ पानी बनेगा, वो पपुआ न्यू गिनिया और इंडोनेशिया को दिया जाएगा। उससे इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल की गर्मी कम हो जाएगी। इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल की जो डायमेंशंस बढ़ के बे ऑफ बंगाल तक आ गई हैं, ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो बे ऑफ बंगाल तक कंपैरेटिवली ठंडी हो जाएगी। और जो वियतनाम, फिलीपींस में साइक्लोन जा रहे हैं, उनको भी इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल पैदा करता है। पैसिफिक ओशन के अंदर विश्व के 60% साइक्लोन बनते हैं, और वो सारे के सारे इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल से बनते हैं। इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल को स्टीम इंजन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है।
तो अगर नरेंद्र मोदी जी के पास पैसे हैं श्रीलंका की हेल्प करने के लिए तो थोड़ा हिम्मत दिखाएं, इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल के ऊपर ओटेक प्लांट लगाएं, ओटेक प्लांट लगाएं, उसकी गर्मी की बिजली बनाएं। अगेन फ्रॉम डिजास्टर टू डेवलपमेंट, वेद यही कहता है, जियोथर्मल एनर्जी को मैनेज करना आसान है। वहां इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल में नरेंद्र मोदी हीरो बन जाएंगे। उसके अंदर ओटेक प्लांट लगाएं, ओटेक प्लांट लगाएं, उसकी बिजली और ठंडा पानी, जो साफ पानी होगा, डीसैलिनेट, साफ नमक से साफ पानी किया होगा, वो साथ के इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनिया को देके नरेंद्र मोदी हीरो बन जाएंगे। इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल ठंडा हो जाएगा, इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल की डायमेंशंस कम हो जाएंगी, जो वो बे ऑफ बंगाल तक आ गया है, अरब सागर तक आ गया है, इंडियन ओशन में श्रीलंका तक आ गया, वो वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। UNFCCC जो COP29 COP30 करके ड्रामा करते हैं, दे आर वेस्टिंग फंड्स ऑफ द वर्ल्ड। उनको इमीडिएटली इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल के अंदर हीट मैनेजमेंट करनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट हीट, प्रॉपर हीट will eradicate the disaster। यानी जियोथर्मल एनर्जी को अगर मैनेज कर लेंगे तो फिर इन तमाम समस्याओं से हम